हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एल्डिहाइड कीटोन की सीरीज़ का अगला पार्ट 16 केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत अलग अलग दो पैटर्न के रिएक्शंस हो चुके हैं। तीसरा पैटर्न का रिएक्शन हम लोग देखेंगे और वो है एल्किल और कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज 4 रिएक्शंस इसके अंदर कंसीडर करेंगे। इसमें जो आज फोकस करने वाले हैं बेसिकली वो आज संघनन अपक्रिया पे फोकस करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो है एल्डोल संघनन, ठीक है। एल्किल समूह और कार्बोनिल समूह, आपको पता ही है कि एल्डिहाइड कीटोन में CO समूह कॉमन होता है। एल्डिहाइड कीटोन में जो CO सेंटर होता है कॉमन होता है। अब एल्डिहाइड कीटोन, ये एल्डिहाइड कीटोन CO यहीं यहाँ H लग जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और यहाँ R लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन। अगर यहाँ H लगा हुआ है, जैसे यहाँ R तो लगा ही हुआ है, अगर यहाँ H लग गया तो क्या होगा, एल्डिहाइड, और यहाँ R लग गया तो क्या हो गया, कीटोन। तो अब ऐसे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे जिसमें एल्किल समूह और कार्बोनिल समूह, मतलब एल्किल समूह भी शामिल होता हो और साथ में कार्बोनिल समूह भी शामिल होता हो, तो उससे रिलेटेड रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी वो देखेंगे, ठीक है। संघनन अपक्रिया, क्लेजन अपक्रिया, विटिक अपक्रिया और रिफॉर्मेटिस्की रिएक्शन या रिफॉर्मेटिस्काई रिएक्शन, रिफॉर्मेटिस्की अपक्रिया। क्लियर। आज जो चर्चा का विषय है वो है संघनन अपक्रिया। बेसिकली हम लोग बात कौन सी करने वाले हैं, संघनन अपक्रिया की। संघनन अपक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन अपक्रिया। क्लियर। तो मैं रितेश ठाकुर, तो आई होप कि आपके पास कॉपी, नोटबुक, पेन ये सब तैयार लेके बैठे होंगे आप लोग। तो संघनन अपक्रिया स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर पूरा नोट्स बनाइए, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल अलॉन्ग विद मैकेनिज्म होल डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं इसे। संघनन अपक्रिया, टिक मार्क कर दीजिएगा, हैशटैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन अपक्रिया, ठीक है। संघनन अपक्रिया बेसिकली है क्या, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन अगर मिला दिया जाए और कुछ स्पेशल माध्यम जैसे क्षारीय माध्यम या कुछ मामलों में अम्लीय माध्यम के साथ अगर अपक्रिया कराई जाए, तो वहां पर ये जो अणु हैं, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड का एक अणु, कीटोन का एक अणु, ये आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाएंगे। मिलने के बाद अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाएंगे। होगा क्या, अलग अलग प्रकार का मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा एल्डिहाइड लिया है आपने, कौन सा कीटोन लिया है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, यहां दो एल्डिहाइड या कह सकते हैं दो कीटोन, ठीक, या कह सकते हैं आप एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब एक अणु एल्डिहाइड हो और एक अणु क्या हो, कीटोन। इनकी रिएक्शन होगी, ये अणु मिलकर दो एल्डिहाइड अणु या दो कीटोन के अणु या एल्डिहाइड और कीटोन के अणु मिल करके एक उच्च अणुभार या कैसे डबल अणुभार वाला या उच्च अणुभार का यौगिक बनाएंगे। उच्च अणुभार का यौगिक बनाएंगे, उच्च अणुभार का यौगिक ये बनेगा, यौगिक बनता है। अभी हम मेन फीचर्स कुछ बातें बता रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करिए। यहां पर दूसरा हिस्सा क्या है, एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड और कीटोन जो भी आप लेंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या दोनों कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो भी चलेगा। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या था, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब यह है कि CO के बगल वाला जो कार्बन है, CO के नेक्स्ट कार्बन, CO क्रियात्मक समूह हो गया, फंक्शनल ग्रुप, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा। तो अल्फा कार्बन या ये बीटा कार्बन फिर गामा कार्बन ऐसे होगा, इधर भी होगा, तो अल्फा डैश बीटा डैश विद रिस्पेक्ट टू CO के रेस्पेक्ट में जस्ट नेबर कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है। इससे जुड़ा हाइड्रोजन भी क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप संघनन अपक्रिया कराना चाहते हैं तो वही एल्डिहाइड या वही कीटोन या वही एल्डिहाइड और कीटोन इस्तेमाल करेंगे जिनमें दोनों एल्डिहाइड के पास या दोनों में से किसी एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। तो मतलब यहां अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, ठीक। और इस अपक्रिया में अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, मतलब यहां CC नया बंध बनता है। क्या बनता है, CC नया बंध बनता है,
कार्बन कार्बन के बीच का नया बॉन्ड बनेगा। और समझो यहाँ पर जो अणुभार होता है ना, जो अणुभार होगा मतलब जो यौगिक का अणुभार आएगा वो दोनों एल्डिहाइडों के अणुभार का पूर्ण गुणक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब जस्ट डबल। जैसे अगर मान लो दो अणु जुड़े और वाटर निकल गया, दो अणु जुड़े और वाटर निकल गया तो अणुभार पूरा जस्ट मल्टीपल नहीं होगा ना, इंटीजर मल्टीपल नहीं होगा, कुछ कम होगा। लेकिन ये जरूर है कि उच्च अणुभार होगा। जो भी आप रिएक्टेंट कंटेंट लेंगे उससे कहीं ज़्यादा अणुभार आएगा आपके उत्पाद का, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है उच्च अणुभार। क्या होगा यहाँ पर, जो यौगिक का अणुभार होगा या उत्पाद, हम लिख दें उत्पाद का अणुभार, उत्पाद का अणुभार अभिकारक के अणुभार का, अभिकारक के अणुभार का पूर्ण गुणक हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं भी, दोनों बातें हैं। मतलब पूर्ण गुणक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और एक और खास बात है यहाँ याद रखिएगा, इस केस में जो संघनन अपक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है, संघनन अपक्रिया क्या होती है बेटा, उत्क्रमणीय होती है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक लाइन में, यह उत्क्रमणीय अपक्रिया है। रुक जाओ, संघनन अपक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय, नॉट उत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अनुत्क्रमणीय नहीं बेटा, उत्क्रमणीय नहीं, अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, तो ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एक बार अगर कंपाउंड कंजॉइंट हो गया, नया CC बॉन्ड बन गया, तो वापस उत्पाद जो है अभिकारक में बदलेगा नहीं। क्लियर। तो ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ध्यान रखिएगा। संघनन अपक्रियाएं जो होती हैं वो अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा हीटेड पॉइंट है ये, कि जो ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट में अगर आए तो भी आप कह सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो जो कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। आई रिपीट इट अगेन, कंडेंसेशन जो रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं। तो संघनन अपक्रियाएं क्या होती हैं बेटा, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसके पहले सेंटेंस में हमसे मुंह से निकल गया था उत्क्रमणीय, लेकिन ध्यान रखिए उसके लिए सॉरी। ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। क्लियर, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी ये, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। देखो जरा, CO के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा और फिर बीटा। क्लियर, ध्यान रखना इतना, जो कार्बन है उससे अटैच्ड हाइड्रोजन भी वैसे ही होगा, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन भी वैसे ही होगा। अब बेसिक चीजें समझो कुछ यहाँ पर। पहले हम लोग इसके रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिक जो रिएक्शंस है वो देख लेते हैं, और उसकी मैकेनिज्म, फिर उसके बाद ढेर सारे स्पेशल फीचर्स देखते हैं इस संघनन की। क्लियर। तो इस संघनन में हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहे हैं एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। टिक मार्क कर दो और बहुत ही शांतिपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ इस रिएक्शन को देखो। एल्डोल कंडेंसेशन, डबल हैशटैग बनाओ इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल, एल्डोल, ठीक है, एल्डोल संघनन। क्या लिखेंगे बेटा, एल्डोल संघनन। क्लियर। एल्डोल नाम है कंपाउंड का, किसका, कंपाउंड का। इसके नाम में जरा देखो, इसको हम तोड़ रहे हैं, इसके नाम में देखो, एल्डोल। ये देखो एल्डोल मतलब ये क्या हुआ, ये क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। और ऑल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एल्कोहल। ऑल आप कब लगाते हो, जब एल्कोहल OH होता है। तो मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक जिसमें एल्डिहाइडिक समूह भी उपस्थित हो और OH समूह भी उपस्थित हो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसा यौगिक जिसमें एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित हो और एल्कोहल समूह भी उपस्थित हो। अब आप जानते हैं कि एल्डिहाइड कहाँ होगा, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा। एल्डिहाइड कहाँ होगा बेटा, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा। तो ये तो नंबर 1 कार्बन पे हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं एल्डिहाइड और एल्कोहल में एल्कोहल की प्रायोरिटी कम होती है और एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो ये टर्मिनल पोजीशन पे होगा और OH कहाँ हो, OH कंपाउंड के किसी बीच में लगा हो। जनरली ये जो एल्डिहाइड, ये जो एल्कोहल होता है ये बीटा पोजीशन पर लगा होता है। जनरली ये कहाँ लगा होता है, बीटा पोजीशन पर। ये जो OH होगा एल्कोहल वाला, ये कहाँ लगा होता है, बीटा पोजीशन पे। तो इसको एल्डोल को, इस एल्डोल को बेटा, इस एल्डोल को हम लोग ये लिख देते हैं क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो थोड़ा साफ हो जाता है, क्लियर हो जाती है बात कि OH कहाँ होगा, बीटा पर।
ये इसको लिखने से बात क्लियर हो जाएगी कि OH कहाँ होगा, बीटा पर। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये केस कौन सा होगा, जब एल्डिहाइड लेंगे तब। अगर मान लीजिए कीटोन आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या हो जाएगा बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और उस केस में इसको हम कीटोल कह देते हैं। क्या कहते हैं, कीटोल। क्या कहते हैं बेटा, कीटोल। कंडेंसेशन भी नाम बदल सकते हैं आप, कीटोल कंडेंसेशन। मेन तो यही है, एल्डोल संग्रहण के अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या बोल देंगे, कीटोल, कीटोल। तो यहां पर दो टर्मिनोलॉजी इसमें भी मर्ज की गई है। देखो यहां पर कीट मतलब कीटोन और ये ऑल मतलब OH, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज कीटोन पोर्शन एंड दिस इज OH एल्कोहल वाला पोर्शन। समझ गए। तो एल्डोल टर्मिनोलॉजी जो है वो एक कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित हो और एल्कोहल समूह भी उपस्थित हो। मतलब एक ऐसा यौगिक जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह भी हो मतलब CHO और OH समूह भी उपस्थित हो। OH कहाँ लगा हो, तो आपकी सुटेबिलिटी के लिए, आपके संज्ञान के लिए हम सिंपल बता दे रहे हैं कि OH कहाँ लगाएंगे आप, बीटा पोजीशन पे। तो सीधे सीधे एल्डोल को आप क्या बोल दीजिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डोल को आप क्या बोल दीजिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वी कैन से आल्सो इन द केस ऑफ कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम कीटोल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा एल्डोल संघनन, यहां हो जाएगा कीटोल संघनन, एल्डोल संघनन और ये क्या हो जाएगा, कीटोल संघनन। क्लियर। अब एक केस समझिए, यहां पर एल्डोल संघनन वही देंगे, एल्डोल संघनन वही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड मतलब ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे वही रिएक्शन क्या देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन का। अब ध्यान रखिए उस टर्म को, अगर आप कीटोन लेंगे तो कीटोल कह सकते हैं, कीटोल कह सकते हैं। क्लियर। लेकिन मोस्टली जो कि बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही फेमिलियर टर्मिनोलॉजी है, तो कीटोन वाले केस को भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, एल्डोल में ही, उसी के अंतर्गत ही ले लेते हैं। क्लियर है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे वही कंपाउंड देंगे इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शंस को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये कंपाउंड, जैसे यहां देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, इसके पास अल्फा कार्बन भी नहीं है, अल्फा कार्बन भी नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, अल्फा कार्बन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, इसमें ये ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये एल्डोल संघनन नहीं देगा, ये एल्डोल संघनन नहीं देगा। समझ रहे बेटा, ये एल्डोल संघनन नहीं देगा। अच्छा, दूसरा कंपाउंड हम ये ले रहे हैं CCl3CHO, क्लियर। ये भी एल्डोल संघनन नहीं देगा, ये भी एल्डोल संघनन नहीं देगा। ये क्लोरल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, अल्फा ना कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये एल्डोल नहीं देगा। ये है क्लोरल। क्या है ये, क्लोरल। ये क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा होगा आपने, दिस इज क्लोरल CCl3CHO। इसके पास भी अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी एल्डोल संघनन नहीं देगा। क्लियर है। तो हम आपको कुछ कंपाउंड दे देते हैं। रिएक्शन के शुरू करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन दे देते हैं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल संघनन देगा और कौन सा नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा इसे। आई होप कि नोट कर लिया होगा आपने, तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब नोट कर लीजिए। क्लियर। तो मिटा रहे हैं इसे हम, ठीक है। ध्यान से देखिए इसे। अब कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कंपाउंड आप देख के बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वो एल्डोल संघनन देगा या नहीं देगा। हमने आपको पहला सिम्टम बता दिया कि कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। अगर कंपाउंड को एल्डोल कंडेंसेशन देना है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब आपको यहां कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप देख के बताइएगा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा, या इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल देगा और कौन सा नहीं देगा। ये ध्यान से देखिएगा इसे। C6H5CHO, ये
CH3 होल थ्राइस CCHO। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड एल्डोल संघनन देगा और कौन सा नहीं देगा। आप सीधे ABCD का ऑप्शन लिख के बता दीजिएगा या कंपाउंड लिख करके बता दीजिएगा, ठीक है। बताइए जरूर, इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H5 CH2 CHO और एक कंपाउंड और ले लेते हैं हम, CH3 होल थ्राइस CCO CCl3। क्लियर है। ये कंपाउंड, इनमें से आप बताएंगे कि कौन सा एल्डोल के लिए सुटेबल है और कौन सा एल्डोल के लिए सुटेबल नहीं है, कौन सा कंपाउंड एल्डोल के लिए सुटेबल और कौन सा एल्डोल के लिए सुटेबल नहीं है। कुछ और दे दें, कुछ और दे देते हैं, एक दो और बढ़ा देते हैं। चलो एक दो और बढ़ा देते हैं, आप बताइएगा। आप बताइएगा इसमें से कि कौन सा एल्डोल के लिए सुटेबल है और कौन सा नहीं है। ठीक, काफ़ी है, बस ठीक है इतना। आप इतना बताइएगा इन पांचों में से, 6 में से, कि कौन सा एल्डोल के लिए सुटेबल है और कौन सा नहीं है। क्लियर। अब आते हैं बेसिक रिएक्शंस पर। ये तो कंडीशन थी कि एल्डोल होगा और कब नहीं होगा। तो एल्डोल के लिए जरूरी है क्या, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। क्लियर। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस है, ये तो हमने बताई दिया आपको कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एल्डोल संघनन नहीं देगा। एक दूसरे तरीके से इसकी रिएक्शन होती है तो वहां ये कुछ देता है, अभी आगे देखेंगे। क्लोरल CCl3CHO ये भी एल्डोल संघनन नहीं देगा क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ना तो इसके पास अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाँ अल्फा क्लोरीन है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। रिएक्शन देखो जरा क्या है, बेसिक रिएक्शंस क्या है, इस पे ध्यान से देखो इसे। अब देखिए होता क्या है, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें तो जैसे हमारे पास मान लो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड ये ले लिया हमने, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। तो बेसिकली इसी के रिएक्शंस को देखेंगे हम। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का मतलब हो गया बेटा CH3CHO, CH3CHO है ना, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के दो अणु तनु NaOH और वो भी कितने %, 10% एक्वस। ध्यान रखना, तनु NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब हमें तनु क्षार चाहिए, तो उसमें से हम कुछ कंपाउंड बता दे रहे हैं। एसिटल्डिहाइड के दो अणु तनु NaOH, दैट मीन्स 10% एक्वस सोल्यूशन हो गया, या बेरियम हाइड्रोक्साइड, या ले लीजिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, या ले लीजिए आप BaCO3 बेरियम कार्बोनेट, या ले लीजिए आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, या ले लीजिए आप K2CO3। समझ रहे हैं आप, K2CO3। अगर इनमें से किसी क्षार की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाए तो एल्डिहाइड के दो अणु तनु NaOH या की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या जैसे आप कह रहे थे ना एल्डोल, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं, क्लियर। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को कहते क्या है, हम एल्डोल कहते हैं। इस यौगिक को एल्डोल, इस यौगिक को क्या कहते हैं हम, एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। ये इस यौगिक को एल्डोल कहा जाता है तथा अबक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। क्या होता है बेटा, अबक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। हाँ, खास बात यह है कि इसमें जो एल्डोल बन के तैयार होता है उसका जो बीटा हाइड्रोक्सी OH होता है, बीटा OH, ये थोड़ा सा एलिमिनेट ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पर फिर से वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको अंतिम उत्पाद के रूप में अगर आप देखें,
अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, आप थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, तो आपको अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड मिलेगा, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर। पहले बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं, फिर बताते हैं हम आपको एल्डोल संग्रहण के आगे के स्टेप्स। देखो जरा क्या हो रहा है, ये है CH3CHO। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये CO के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा, CO के बगल वाला कार्बन क्या होता है अल्फा, और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा? देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, CH3CHO 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला CO के बगल वाला, CO के बगल वाला, ये देखो स्ट्रक्चर देखो, CO CH तो ये अल्फा कार्बन और इससे अटैच हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ये तो इसका वाला, ये वाला इसका है, तो CO के बगल वाला कार्बन, ठीक। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ ये एस्टेल्डिहाइड, इसका एक दूसरा अणु, तो 2 अणु है ना, 2 अणु, ये देखो 2 अणु ले रहे हैं, तो एक अणु ये हो गया, दूसरा अणु ये ले रहे हैं हम, H। अब थोड़ा दिखाने का तरीका अलग है यहाँ पर, और यहाँ लिया हुआ है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, अप्रॉक्सीमेटली 10% एक्वस सोल्यूशन है इसका, 10% एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। माध्यम क्षारीय रखा गया है। होगा क्या, देखो जरा डायरेक्ट रिएक्शन पहले देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है। आपको पता है कि कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, CO बॉन्ड जो होता है वो ध्रुवीय होता है, तो आंशिक माइनस इस पर, आंशिक प्लस इस पर, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ये वाला जो H है, ये वाला H इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, ये यहाँ जाके अटैच होगा, और ये वाला कार्बन अलॉन्ग विद नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके अटैच होगा। क्लियर। क्या बनेगा, देखो CH3 ये हो गया, C के साथ क्या लगा हुआ है? H, यहाँ लगा दो H। यहाँ डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो चुका है, और इस O के साथ क्या लग गया है? H, ये वाला H। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन जो है इस कार्बन से आके अटैच हो गया। मतलब हमने आपसे कहा था कि संघनन अपक्रिया में कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, संघनन अपक्रिया में कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, यही है नया बॉन्ड, दिस इज न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये नया बॉन्ड है, न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड, नया बना हुआ बॉन्ड है, नया बना हुआ बॉन्ड है ये, न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज न्यू फॉर्म्ड बॉन्ड। क्लियर, ये बॉन्ड है। अब नाम देखो जरा, CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल क्या है? बीटा, बीटा पे लगा है क्या? OH, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है बेटा? ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, द कॉमन नेम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। IUPAC नेम हम लोग चेक करते हैं, आओ देखते हैं IUPAC नेम। CHO है और ये OH है, तो 1 2 3 4, तीसरे पे लगा है OH, आपको पता है नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। ओके, फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? CHO होगा। फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? CHO होगा। तो 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेनल। क्या हो गया? ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, दिस इज एल्डोल। क्या है ये? एल्डोल। कुछ समझ में आई बात? ये एल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, ये भी एस्टेल्डिहाइड, यहाँ पर शिफ्टिंग हुई, यहाँ शिफ्टिंग कैसे? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, ये वाला H यहाँ शिफ्ट हुआ, अल्फा हाइड्रोजन, देखो जरा, इसी का अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, इसी का अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। क्लियर। तो होता क्या है, जब ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, ये सब शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। देखो जरा ध्यान से देखना इसे, ये शिफ्ट हुआ, तो ये H प्लस के फॉर्म में शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या आया? माइनस चार्ज। जब इसमें माइनस चार्ज आएगा तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? ये वाला जो एल्डिहाइड है ये एक्ट करेगा कैसा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। इस पर कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आए तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इसके H प्लस के निकलने से कार्बन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। इसीलिए ये वाला जो एल्डिहाइड का अणु है वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। अच्छा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या आया था? प्लस। तो कार्बन पे प्लस आया है, कार्बन पे क्या आया? प्लस, और उसी के कारण यहाँ अटैक हुआ है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोफाइल। तो एक एल्डिहाइड का अणु जो है, एल्डिहाइड का एक अणु इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और दूसरा अणु न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। एक एल्डिहाइड का अणु इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और दूसरा अणु जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है।
एल्डिहाइड का वो अणु जहां से H+ निकलता है या जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, एल्डिहाइड का वो अणु जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। एल्डिहाइड का वो अणु जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एंड बोथ आर, दोनों के दोनों क्या है? एसिटाल्डिहाइड। तो दीज आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ये दोनों के दोनों अणु किसके हैं? एसिटाल्डिहाइड के हैं। किसके हैं बेटा? एसिटाल्डिहाइड के। दोनों के दोनों अणु किसके हैं? एसिटाल्डिहाइड के। क्लियर? तो ये बेसिक रिएक्शंस थी। इसी के मैकेनिज्म पहले हम लोग देखेंगे, फिर कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स भी एल्डोल संघनन में देखेंगे। देखो जरा क्या होता है। अब इसी रिएक्शंस का जो बता रहे थे हम आपको, इसी का मैकेनिज्म देखिए, इसी की क्रियाविधि देखिए। क्लियर? जो एसिटाल्डिहाइड के दो अणु हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% एक्वस सोल्यूशन लिया है और वहां मिल गया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या आईपीएससी नेम क्या था? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। केस देखो जरा, उसी रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। 3 स्टेप में ध्यान से देखते रहना और लिखते रहना ऐसे। तो यह अभिक्रिया निम्न तीन पदों में पूर्ण होती है। तो इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। ध्यान रखो। पहला स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट देखो, यहां पर कार्बन आयन का जनरेशन होता है, कार्बन आयन का बनना। ठीक है, इसको हम इनोलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोलेट। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, इनोलेट का बनना। ठीक है, अभी दिखाते हैं। OH है, बेसिक रिएक्शन क्या है? OH है जिसमें, क्लियर? यही तो रिएक्शन है बेटा। ये है CH3 CHO, फिर है H CH2 CHO, 10% एक्वस NaOH। क्लियर? और यहाँ से शिफ्टिंग हुई है तो क्या हो गया? CH3 C एक तरफ OH, फिर H, और यहाँ हो गया है CH2, ये हो गया है CHO। यही तो हुआ, ये CH2, ये वाला O, ये वाला H इस O के साथ चला गया ना, OH। यही है एल्डोल, बेसिक एल्डोल यही है। उसके बाद तो ढेर सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब कार्बन आयन का बनना, इनोलेट का बनना। फर्स्ट स्टेप देखो जरा, OH है ना, OH। तो ये क्या करता है? ये है कार्बन H H H, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? और ये हो गया है OH माइनस। क्या हो गया है? OH माइनस। तो ये एज अ बेस काम करता है। क्या करता है? एज अ बेस। OH माइनस क्या करता है बेटा? बेस। अब ये चीज़ समझो जरा ध्यान से। OH माइनस जो होता है, OH माइनस जो होता है, ये एज अ बेस भी काम करता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। OH माइनस जो है ये एज अ बेस काम करता है, तब जब यह H+ एक्सेप्ट करे, H+ ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, जब कहीं से ये H+ को ग्रहण करेगा, OH माइनस जब क्या करेगा? H+ को ग्रहण करेगा, तब किस तरह से व्यवहार करेगा? क्षार की तरह। कैसे व्यवहार करेगा? क्षार की तरह। और ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है, नाभिक स्नेही भी होता है। लेकिन कब? जब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर पे अटैक करे। तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं। जब OH माइनस किसी से H+ एक्सेप्ट करता हो, H+ ले रहा हो, तो कैसे व्यवहार करेगा? क्षार की तरह व्यवहार करेगा। OH माइनस जब किसी भी यौगिक से H+ खींच रहा हो, H+ ले रहा हो, तो ये OH माइनस कैसा हो जाएगा? क्षार। और अगर OH माइनस किसी धनावेशित कार्बन पर या कार्बोनियम आयन पर, कार्बन पॉजिटिव सेंटर पर, मतलब जब कार्बोनियम आयन, बात समझ रहे हैं? कार्बोनियम आयन, या कह सकते हैं आप कार्बोकैटायन पर अगर ये आक्रमण कर रहा है, अगर OH माइनस कार्बोनियम आयन पर या कार्बोकैटायन पर आक्रमण करेगा, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। तब ये नाभिक स्नेही हो जाता है। क्या हो जाता है? नाभिक स्नेही। क्या होता है बेटा? नाभिक स्नेही। ध्यान रखना इतना, OH माइनस अगर किसी से H+ अब्स्ट्रैक्ट कर रहा हो,
अगर OH माइनस जो है कहीं किसी यौगिक से H प्लस खींच रहा हो तो ये क्षार की तरह व्यवहार करता है, और अगर किसी OH माइनस किसी धनावेशित कार्बन सेंटर पे अटैक कर रहा हो, OH माइनस धनावेशित कार्बन सेंटर पे अटैक कर रहा हो तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। क्लियर? तब OH माइनस को क्या बोलेंगे हम? नाभिक स्नेही। और अगर कहीं से H प्लस खींच रहा हो तो क्या कहलाएगा? क्षार। एल्डोल संघनन में OH माइनस एज अ बेस काम करता है। एल्डोल संघनन में OH माइनस एज अ बेस काम करता है, मतलब ये H प्लस लेता है। ये क्या करता है? H प्लस लेता है। कहां से लेता है? अल्फा हाइड्रोजन, इसका एक का अल्फा हाइड्रोजन, कहीं का अल्फा हाइड्रोजन, यहां से। तो ये वाला H प्लस जो है, अब इन तीनों में से कोई भी दिखा दो, इन तीनों में से कोई भी दिखा दो, ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो जब ये H प्लस लेगा, जब ये H प्लस लेगा बेटा, ये H प्लस जब लेगा तो यहां से H प्लस निकलेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये H प्लस लेकर के OH माइनस साथ क्या बना देता है? पानी। तो ध्यान रखिएगा इस केस में OH माइनस कैसे बिहेव कर रहा है? क्षार की तरह। इस केस में OH माइनस कैसे बिहेव कर रहा है? क्षार की तरह। क्या होगा? अब देखो, इस कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव। अब हम ऐसे लिख दे रहे हैं CH2, ये नेगेटिव, और ये हो गया है CHO। क्या हो गया? CHO प्लस क्या हो गया? H2O। तो ये क्या है? ये है कार्बेनायन। क्या है बेटा? कार्बेनायन। कार्बेनायन, ठीक है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो कार्बेनायन न्यूक्लियोफाइल हो गया ये, एज अ न्यूक्लियोफाइल। देखो कार्बन पर नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। अभी यहाँ इसके पहले रिएक्शन में दिखाया था हमने कि ये वाला पोर्शन जहाँ से H प्लस निकलेगा वो वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल, कार्बेनायन। वैसे ये इनोलेट है, यही क्या है? इनोलेट है। दिस इज इनोलेट। ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है। ये इनोलेट बनेगा, ये इनोलेट बनेगा पहले स्टेप में। क्यों बनेगा? क्योंकि ये इनोलेट रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखो जरा कैसे, CH और ये हो गया नेगेटिव चार्ज, क्लियर, ये कार्बन और ये हो गया है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो हम ऐसे दिखा रहे हैं। अरे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, अरे भाई ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इस केस में ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो क्या होगा? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आता है ना, त्रिकोणीय समतल संरचना आती है sp2 कार्बन की, तो ये भी तो sp2 होगा। फिलहाल ये sp2 नहीं होगा, ये sp3 होगा। 1 2 3 4 सिग्मा है ना, ये sp3 होगा, तो ये तो पिरामिडल शेप में हो जाएगा। फिलहाल इस कार्बन की बात अगर हम करें तो ये कैसा होगा बेटा? ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, त्रिकोणीय समतल संरचना इसमें होगी। अब देखो जरा ये कैसे अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। ये इनोलेट आयन है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है यहाँ पर। कैसे? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट करेगा, ये ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर? ये देखो, अब देखो जरा, ये कार्बन भी क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये कार्बन भी क्या हो गया? sp2। अभी ये sp3 था, अब यहाँ क्या हो गया? sp2, ये O माइनस और ये हो गया है H, और फिर वापस शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। तो इस तरह से इंटरचेंज होता रहेगा, तो ये क्या है? ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी है किसकी? इनोलेट आयन की। दिस इनोलेट आयन कैन रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, अनुनादी संरचना। क्या है बेटा? अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इनोलेट आयन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इनोलेट आयन। तो इसी इनोलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसीलिए पहले स्टेप में ये इनोलेट आयन बनता है, मतलब ये कार्बन आयन बनता है। क्लियर? अब इसका दूसरा पोर्शन देखो, क्या होता है यहाँ पर। स्टेप सेकंड देखो, अब स्टेप सेकंड, ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड देखो। द्वितीय पद में क्या हो रहा है? ये जो द्वितीय पद है इसमें ये जो कार्बन आयन है अटैक करता है, ठीक है। तो इनोलेट आयन का आक्रमण कह सकते हैं आप, इनोलेट आयन का आक्रमण ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं ऋणायन, कोई दूसरा ऋणायन बन जाता है, ऋणायन का बनना। क्या होता है बेटा? ऋणायन का बनना। क्लियर? ऋणायन का बनना। एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ अगर आप देखें इस केस में ये एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड का एक अणु है। दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, वी हैव टेकन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, दिस एंड दिस। 2 एल्डिहाइड के अणु भाग ले रहे हैं ना यहाँ पर, तो अभी तो हमने एक एल्डिहाइड का अणु यूज़ किया है।
एल्डिहाइड का एक अणु, अच्छा यहाँ से निकला क्या H+। ये रिएक्शन क्या दिखा रहा है, वैसे देखें आप तो ये कहीं ना कहीं ये इस एल्डिहाइड के हाइड्रोजन की एसिडिक प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एसिडिक प्रॉपर्टी को। मतलब ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक प्रॉपर्टी को, इट शोज दैट एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये जो रिएक्शन है ये अम्ल इस अल्फा हाइड्रोजन के अम्लीय गुण को दर्शा रहा है। H+ निकल रहा है ना, तो ये जो रिएक्शन है ये एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब यहां आओ जरा, दूसरे स्टेप में आओ। हमारे पास एक एल्डिहाइड यूज हो चुका है, एक एल्डिहाइड अभी हमारे पास है, एक एल्डिहाइड है। देखो अब इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, दूसरा वाला एल्डिहाइड का अणु ऐसे दिखा रहे हैं। क्लियर? अब यहां पर जो एक केस था, केस क्या था कि कार्बोनिल समूह जो होता है CO समूह, ये पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होता है तो इधर जाता है माइनस, इस पे आता है प्लस। तो कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो पर्टिकुलर कार्बन के रेस्पेक्ट में उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल का सेंस तभी होगा जब कोई नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर रहा हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये दूसरे एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशंस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। देखो कैसे, ये हो गया है CH2 और ये हो गया CHO, ये माइनस चार्ज है। ये बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखा दो यहाँ पर, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा? प्लस। और ये वाला जो निगेटिवली चार्ज कार्बन है ये इसी पर अटैक करता है, इसी कार्बन पर। क्लियर? अब जरा देखो क्या बनेगा। ये हो गया है बेटा CH3, ये हो गया O-H, और ये हो गया है CH2 एंड दिस इज CHO। क्लियर? ये एक टाइप का क्या है? एनायन। ये टाइप क्या है? एनायन, एक प्रकार का रेडायन है। ये क्या है? रेडायन। ये एनोलेट, ये था न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर प्लस आया है तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस प्रोसेस में एक एल्डिहाइड का अणु इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। तीसरा पद देखो, थर्ड स्टेप देखो जरा, तीसरा स्टेप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। तीसरा स्टेप आप लिख सकते हैं उत्पाद का निर्माण, मतलब एल्डोल का निर्माण। ठीक है? पहले स्टेप में आपने देखा कि यहाँ वाटर बन के अलग हुआ था, एक्वस सोल्यूशन वाटर बन के अलग हुआ है। और वैसे भी 10% एक्वस सोल्यूशन लिया है आपने NaOH का, 10% एक्वस सोल्यूशन, 90% वाटर पड़ा हुआ है इसमें, है ना? वेट बाय वॉल्यूम, तो 10% एक्वस सोल्यूशन है यहाँ पर, मतलब यहाँ वाटर कंटेंट है और ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। अब देखो जरा कैसे, यहाँ पर ये कंपाउंड है हमारे पास CH3 CO-H और ये हो गया है CH2 CHO। वाटर ये है ना OH, बस अब्स्ट्रैक्ट करा दीजिए H+, इसको अब्स्ट्रैक्ट करा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? CH3 COH H और ये हो गया बेटा CH2, ये है CHO। यही तो था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, अल्फा बीटा, बीटा पे OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या वी कैन से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 1 2 3 4 कार्बन, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये है क्या? दिस इज एल्डोल। क्या है बेटा? ये एल्डोल। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर मैकेनिज्म फॉर एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। ये जाएगा इस पर और यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH-, जो कि अगले एल्डिहाइड के अणु को अटैक करने के लिए तैयार है, निकल चुका है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल या एज अ बेस जो है फिर से दूसरे एल्डिहाइड के अणु से H+ निकालेगा और फिर से रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो दिस इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप्स। देयर आर 3 स्टेप्स, ध्यान रखिएगा। पहले स्टेप में क्या हुआ है? कार्बन आयन बना है जिसमें इनोलेट बना है, या कह सकते हैं वो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को दिखा रहा है एक एल्डिहाइड के अणु का। दूसरा, इनोलेट जो है वो अपने आप में स्टेबलाइज हो गया है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? जो इनोलेट आयन है वो आक्रमण कर रहा है दूसरे एल्डिहाइड के अणु पर जिसमें रेडायन बन रहा है, तो रेडायन बन गया। उसके बाद लास्ट है H+ आ जाता है, कहाँ से? वाटर से H+ आता है, वही सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ये H+ यहाँ से मिलेगा और बनाएगा क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज नोन एज एल्डोल। क्लियर? तो ये एल्डोल का सबसे बेसिक रिएक्शन था एस्टेल्डिहाइड के 2 अणुओं के साथ, जिसकी मैकेनिज्म भी बता दी गई है। क्लियर? अब इसके कुछ दूसरे स्टेप्स देखो वो क्या होते हैं। अब देखिए कुछ केस और देखिए, अभी तो जो बात हम कर रहे थे वो एस्टेल्डिहाइड को लेकर कर रहे थे, दूसरे एल्डिहाइड ले लेते हैं, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। वहाँ देखो जरा, जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने, ये है CH3 CH2 CHO, दिस इज प्रोपेनल। 3 कार्बन ना बेटा, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेनल। अब प्रोपेनल के 2 अणु अगर ले लिए जाएं, प्रोपेनल के 2 अणु ले लिए जाएं, थोड़ा ध्यान से देखना
CH3CH2CH2, तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं, ओपन करके स्ट्रक्चर। ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। क्लियर, दिस इज प्रोपेनल। दूसरा अणु ले रहे हैं। अच्छा, CO के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा, और ये बीटा, ये अल्फा। हमें अल्फा हाइड्रोजन का ही अब्स्ट्रैक्शन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का ही अब्स्ट्रैक्शन होता है इसमें। क्लियर। तो दूसरा जो अणु है एल्डिहाइड का वो भी यही है, लेकिन हम स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए CH3CH2CH2, ये भी वही लिखा है CH3CH2CH2, लेकिन चूंकि अल्फा हाइड्रोजन का ही अब्स्ट्रैक्शन होता है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। इस अल्फा का, CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है। इसी का अब्स्ट्रैक्शन यहाँ होना है। रिएक्शन कंडीशन वही है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% एक्वस सोल्यूशन लिया गया है। ठीक है, और अभी ध्यान रखिएगा, अभी हमने हीटअप या वार्म अप नहीं किया रिएक्शंस को, इसीलिए इसकी फर्दर रिएक्शन नहीं हो रही। बेसिक एल्डोल अभी हम बता रहे हैं आपको, अभी इसका हाइड्रोलिसिस जब डिहाइड्रेशन होगा तो बता रहे हैं कि क्या बनता है। पहले दूसरे एल्डिहाइड के साथ, अभी हमने एस्टेल्डिहाइड के साथ देखा, अब हम प्रोपेनल के साथ देख रहे हैं। प्रोपेनल 3 कार्बन एल्डिहाइड के साथ, तो 1 2 3 कार्बन प्रोपेनल, ये भी है, ये भी क्या है? प्रोपेनल, ये भी है बेटा प्रोपेनल। तो वी हैव टेकन 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनल, 2 अणु हमने लिए हैं प्रोपेनल के। क्लियर। शिफ्टिंग देखो, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराओ और ये वाला H यहाँ शिफ्ट कराओ ऑक्सीजन पर, और ये वाला कार्बन यहाँ शिफ्ट कराओ, तो क्या मिल जाएगा? देखो जरा ध्यान से, CH3 CH2 COH, ये हो गया H। देखो CH3 CH2 C डबल से सिंगल हो गया, यहाँ से H आ गया, तो ये OH हो गया और ये H लगा हुआ है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। अब जानते हैं कंडेंसेशन में एक नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है और इसीलिए वो इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय घटना होती है। ये हो गया और ये हो गया C, ये हो गया H, और यहाँ क्या हो गया? CH3, और फिर क्या है? CHO। ठीक, ये भी एल्डोल है। CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बेसिकली नाम अगर रखा जाए तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये भी उसी फैमिली का मेंबर आएगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब ये भी क्या है? एल्डोल है। क्या है बेटा? एल्डोल। दिस इज आल्सो एल्डोल कंपाउंड। IPSC नाम कुछ और होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, दूसरे पर CH लगाए, तीसरे पर OH, तो 3 हाइड्रोक्सी मेथिल को लगाओ, 2 मेथिल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, 5 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, तो पेंटे, और एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा? नल, पेंटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल, तो ये है IPSC नेम। इसका कॉमन नेम हो गया 3 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो कि फैमिली नेम हो गया, एंड द बिलोंग्स टू एल्डोल। क्लियर। इसकी मैकेनिज्म भी सिंपल हो जाएगी। चले, अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, एक और पैटर्न देखो। अभी तो हमने एल्डिहाइड लिया था ना, कीटोन के साथ भी देखो, एसीटोन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एसीटोन। जरा देखो अब क्या होगा। ये एसीटोन है, CH3CO CH3 एसीटोन, और इसके पास भी देखो बेटा, तो इसके पास अल्फा कार्बन यहाँ भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर हम क्या ले रहे हैं? एसीटोन के 2 अणु ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एसीटोन के 2 अणु। थोड़ा सा हम स्टेटमेंट दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। एसीटोन के 2 अणु, और इसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम क्या? बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज़ कर रहे हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो एसीटोन के 2 अणु बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कीटोल बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये एल्डोल की ही फैमिली में। ठीक है, एल्डोल की ही फैमिली में, बट थोड़ा सा कीटोन के रेस्पेक्टिवली नाम क्या दे दिया जा रहा है? कीटोल, बिलोंग करेगा उसी फैमिली से। क्लियर। तो ये एसीटोन का पहला अणु, ये एसीटोन का दूसरा अणु, ये एसीटोन का दूसरा अणु। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये भी CH3 लिखा हुआ है, COCH3 CH3COCH3, और ये भी लिखा है CH3 COCH3। तो यहाँ शिफ्टिंग दिखा दो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा शिफ्ट, ये H, ये इस कार्बन इस ऑक्सीजन से, और ये वाला नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन से, ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन से। तो सिंपल हो गया। तो ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये क्या हो गया बेटा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या हो गया बेटा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है,
और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो एक वाला जो कीटोन है वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, दूसरा वाला कीटोन न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो H+ लूज कर रहा है। जो H+ लूज कर रहा है कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल। और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट कैन टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, देखो जरा शिफ्टिंग में क्या होगा। BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया? CH3। रिएक्शन देखो ध्यान से, CH3 यहाँ क्या हो गया है? OH, यहाँ क्या हो गया? CH3, ये क्या हो गया? CH2, CO, और ये हो गया है CH3। अब इसका नाम अगर देखें तो IUPAC नाम यहाँ से उठाओ, CO नज़दीक पड़ेगा ना यहाँ, कीटोन, और ये OH है, ये कीटोन है और ये OH है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। क्लियर? तो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। कीटोन और OH में फंक्शन ग्रुप कौन होगा? कीटोन। तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी, प्रायोरिटी में कीटोन ज़्यादा है ना, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, इसी के आगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल और पेंट या पेंटेनोन 2 या पेंट-2-ओन या पेंटेनोन 2। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और ये भी अगर ध्यान से देखें तो ये CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी क्योंकि कीटोन है तो आप लिख सकते हैं कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल, दिस इज द फैमिली नेम, या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल की कैटेगरी में आएगा। फिलहाल हम लिख दे रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल, ये है कंपाउंड। क्या है बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल। क्लियर? ध्यान रखिएगा इसे। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो एक और। अगर मान लीजिए जो एल्डिहाइड का कंपाउंड बना था, एल्डिहाइड का कंपाउंड मतलब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या जो कीटोन का कंपाउंड, या इसको ले लो या इसको ले लो। तो बेसिकली अब हम दो कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। एक हम देख रहे हैं आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जो एस्टेल्डिहाइड के साथ एल्डोल बना था, और दूसरा ये ले रहे हैं। ठीक है, अगर इनको हम आगे फर्दर गर्म कर दें तो होता क्या है यहाँ पर देखो जरा केस समझो आप इसे अलग से। ये आपका था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और वैसे कीटोन के साथ भी होगा, लेकिन एक एक करके देखते हैं। तो ये कंपाउंड क्या था? CH3 COH, यहाँ था H, ये CH और ये H, ये था C डबल बॉन्ड OH। इसी को गर्म कर दिया गया है अगर, तो हुआ क्या? यहाँ से निकला है OH माइनस, यहाँ से क्या निकला? OH माइनस। ये वाला जो बॉन्ड है अल्फा, देखो जरा, देखो ये केस OH माइनस निकला तो कार्बन पे क्या आया? प्लस, प्लस के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा, ये भी अल्फा। देखो जरा COOH निकल गया, इस पर आया प्लस, इस प्लस के बगल वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा। इसका जो अल्फा हाइड्रोजन ये वाला था, इसी का बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H+। क्या निकलेगा? H+। तो यहाँ से OH माइनस, यहाँ से क्या निकला? H+। तो क्या बन गया? पानी बन गया। ये यहाँ देखो क्या हुआ? CH3 ये हो गया CH, क्या हो गया बेटा? CH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और फिर क्या हो गया यहाँ पर? CHO। तो ये क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 इन 4 कार्बन, तो ब्यूटेनल। क्या हो गया? ब्यूटेनल। क्या हो गया? ब्यूटेनल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ब्यूटेनल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखो जरा, डबल बॉन्ड जो है, अच्छा एल्डिहाइड जो है, अल लगा ना, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही लगेगा। और जो टर्मिनल पोजीशन पे लगेगा तो उस एल्डिहाइड में कार्बन की सिर्फ कितनी वैलेंसी बचेगी? एक। इसका मतलब इस एल्डिहाइड वाले कार्बन से कभी दूसरा कोई डबल बॉन्ड अटैच नहीं होगा। मतलब जो डबल बॉन्ड होगा वो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में होगा। जो डबल बॉन्ड होगा कहाँ होगा? दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में। तो ये सिंपल लगा है, पहले कार्बन पे CHO लगा है, दूसरे कार्बन पर दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या लगा है? डबल बॉन्ड। तो ब्यूटेनल 2 या 2 ब्यूटेनल या 2 इन ब्यूटेनल। इसको दूसरा नाम भी देते हैं, इसका नाम, इसको कहते हैं हम
क्रोटन एल्डिहाइड, क्या कहते हैं, क्रोटन एल्डिहाइड, याद रखना इतना। इसका नाम क्या है बेटा, क्रोटन एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, क्रोटन एल्डिहाइड। क्लियर है। अच्छा, अब एसीटोन के केस को देखो। अब एसीटोन के केस को देखो, ये एसीटोन था, ये एसीटोन वाला कंपाउंड है, उठाओ। ये देखिए CH3 COH, यहाँ से ये भी CH3, ये हो गया CH, ये H, ये हो गया CH2 और ये हो गया COCH3। दिस ओनली COCH3, COCH3 ना, ये CH2 तो हो गया, ये CH2 यही लिखा है, CH2 ही लिखा है, ये हो गया COCH3। क्लियर। इसको भी अगर आप गर्म कर देते हैं, इसको भी अगर आप गर्म कर दें, तो जैसे यहाँ से पानी एलिमिनेट हुआ है, वैसे यहाँ से भी पानी क्या होगा, निकलेगा। देखो शिफ्टिंग में, ये बॉन्ड यहाँ से निकला और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से क्या निकल गया, H+, यहाँ से क्या निकल गया, H+। तो ये वाला बॉन्ड OH- के फॉर्म में, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से निकला H+, ये सिग्मा बॉन्ड क्या शिफ्ट हुआ, देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और फिर क्या हुआ है, CO, क्या हुआ बेटा, CO और फिर ये CH3। समझ गए। IUPAC नेम देखो जरा, IUPAC नेम देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 4 मेथिल। देखो 1 2 3 4 5, 4 मेथिल और तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में क्या है, 2 इन, तो 4 मेथिल, इसको आगे लिख दो जरा, 2 इन ई पहले हम बाद में, तो 2 इन 4 मेथिल और ये हो गया पेंटेनोन कौन सा, 2 दूसरे कार्बन पे है, तो 2 इन 4 मेथिल पेंटेनोन 2। इसका कॉमन नेम जो यूज करते हैं ज़्यादातर वो क्या है, दिस इज मेसिटिल ऑक्साइड। क्या है बेटा, मेसिटिल ऑक्साइड। क्लियर है, दिस इज मेसिटिल ऑक्साइड। और ये क्या था, क्रोटन एल्डिहाइड, ये क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड। क्लियर। अब एक चीज और समझो, थोड़ा सा और समझो। अगर मान लीजिए एसीटोन, ये एसीटोन के अणु थे, बेरियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हम गए वहां पर, तब जाके हमें कंपाउंड क्या मिला है, मेसिटिल ऑक्साइड। बेसिक एल्डोल रिएक्शन इतनी थी, अगर हमने उस रिएक्शन को गर्म कर दिया तो वहां से वाटर का एलिमिनेशन हो गया, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, अर्थात निर्जलीकरण, और निकलने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, और एक चीज और पढ़ा लो, एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप। थोड़ा सेंटेंस, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है, वैसे ही 3 हाइड्रोक्सी, इस कंपाउंड को 3 हाइड्रोक्सी कीटोन को गर्म करने पर क्या मिलेगा आपको, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन प्राप्त होगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन में आप सीधे गर्म कर रहे हैं, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दे रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद अगर आप गर्म कर दें तो आपको ये उत्पाद नहीं मिलेगा, फिर आपको डायरेक्टली यही मिलेगा। क्या, फिर आपको डायरेक्टली यही मिलेगा। यहां से दिखाओ, अगर आप रिएक्शन में यहीं पर गर्म कर दीजिए तो आपको उत्पाद के रूप में यही मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर इस रिएक्शन में अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस रिएक्शन को गर्म कर दीजिए तो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में ये नहीं मिलेगा, मुख्य उत्पाद के रूप में ये मिलेगा अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन वाला कंपाउंड। और वैसे ही एल्डिहाइड वाले केस में भी, जो इसके पहले आप देख रहे थे एस्टेल्डिहाइड CH3 में, वहां पर CH3CHO वाले में, उस केस में भी अगर आप गर्म कर दीजिए रिएक्शन में तो आपको अंतिम उत्पाद के रूप में क्रोटन एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रोटन एल्डिहाइड, दैट विल बी क्रोटन एल्डिहाइड। क्लियर है। तो ये जो रिएक्शंस थी, ये जो पोर्शन था, तो इसमें चूंकि दोनों जो कंपाउंड है वो सेम कैटेगरी के हैं, मतलब प्रोपेनल, एथेनल, एस्टेल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, कीटोन, और दोनों सेम कैटेगरी के हैं। मतलब ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, यहाँ पर ये भी प्रोपेनल है, ये भी प्रोपेनल है। इसके पहले वाले में वहाँ भी क्या था, एस्टेल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको बोला जाता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान रखो, इनको क्या कहते हैं हम, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बेटा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। कब, जब एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों अणु क्या हो, समान हो।
जब एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों अणु क्या हो, समान हो, मतलब एस्टल्डिहाइड के दो अणु या कीटोन के दो अणु या प्रोपेनल्डिहाइड के प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड के दो अणु, मतलब दोनों जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो एक ही यौगिक हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दूसरे रिएक्शंस भी हैं जिसको हम क्रॉस एल्डोल संघनन भी कहते हैं, या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें दो अलग अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे आप तब रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये था सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। और दो या तीन रिएक्शन, दो रिएक्शन हम और बताते हैं आपको, एक तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का, एक बताते हैं रिपीटेड का, और एक और बताते हैं डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का। तो तीन स्टेप्स और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो जरा क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम के आगे भी बढ़ रहे हैं हम। क्लियर। तो अभी तक जो देखा है बेटा आपने वो था सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो सिर्फ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में लिख के छोड़ दीजिएगा, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो जिन लोगों को वीडियो सिर्फ बोर्ड प्रिपरेशन के तौर पे देखना है वो यहीं तक देखें, आगे का वीडियो मत देखें। क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा अगर डेप्थ में जानना चाह रहे हैं तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करें, तब देखें। हम दूसरी बात करने वाले हैं अब, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अलावा हम तीन टाइप के एल्डोल कंडेंसेशन और देखेंगे, और वो क्या क्या है, वो है, एक हम देख रहे हैं क्रॉस या क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन हम ये देखेंगे अभी। दूसरा इसके अलावा देखेंगे बेटा रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन, हम लोग ये देखेंगे रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन। और एक और देखेंगे जिसमें हम कहते हैं डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ केस है वहाँ पर डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन, डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्लियर। यूपी बोर्ड या कॉम्पिटिटिव जो आपके सीबीएसई बोर्ड हैं वो यहीं तक देखें, रेस्ट यहाँ से आगे देख सकते हैं एज योर विश। चले तो आइए देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। अब देखो जरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। अभी क्या था, सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या जो भी एल्डिहाइड हो, मतलब दोनों एसीटोन, दोनों एस्टल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। क्लियर। या दोनों के अणु जो हैं वो एसीटोन के थे, एसीटोन, या दोनों प्रोपेनल थे तो प्रोपेनल थे, दोनों के अणु सेम थे, दोनों के अणु क्या है, सेम थे। तो जो कंडेंस कंपाउंड मिल रहा था वो क्या था, सेल्फ एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। द प्रोसेस नोन एज सेल्फ एल्डोल संघनन, स्वतः एल्डोल संघनन अपक्रिया। क्या बोलेंगे, स्वतः एल्डोल संघनन अपक्रिया। अब की बार हम देखेंगे बेटा मिश्रित एल्डोल संघनन, क्रॉस्ड एल्डोल संघनन। क्लियर। वो क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन कब कब हो सकता है, क्रॉस एल्डोल संघनन कब कब हो सकता है। देखो जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो, दो क्या हो बेटा, डिफरेंट एल्डिहाइड हो, दो क्या हो, डिफरेंट एल्डिहाइड हो, तब हो सकता है। क्लियर। अब इसमें भी केस बन सकता है, इसमें भी केस क्या बन सकता है कि यहां एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि एटलीस्ट वी नीड वन अल्फा हाइड्रोजन एट वन एल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड के पास एक अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसी अल्फा हाइड्रोजन को हमें अब्स्ट्रैक्ट कराना है एज ए एच प्लस हमें अब्स्ट्रैक्ट कराना है, इसलिए हमें एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड दे दीजिए। तो टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स में भी, इस केस में भी हम बता दें आपको, यहां पर बोथ मे हैव, मतलब दोनों के पास बोथ में हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक। और दूसरा केस क्या होता है, वन ऑफ देम मे हैव अल्फा हाइड्रोजन, मे हैव अल्फा हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हैं उनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। दूसरा, दो जो डिफरेंट एल्डिहाइड उनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तब भी तो होगा। आखिर खुद सोचो ना, टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स हमने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एल्डिहाइडों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है या दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। तो पहला केस ये था। टू डिफरेंट कीटोन्स ले सकते हो आप, टू डिफरेंट कीटोन्स ले सकते हो। अब इसमें भी कई केस बना सकते हो,
ज़्यादातर कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वैसे आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही केस यहाँ भी बन जाएगा, तो टू डिफरेंट कीटोन्स या टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, बोथ में हैव अल्फा हाइड्रोजन, वन ऑफ देम में हैव अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, हमें एल्डिहाइड ऐसा नहीं चाहिए जिसके पास दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन की पहली शर्त ही थी कि कंपाउंड जो है या जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हम आपको वैरायटी ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन बता रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि दोनों एल्डिहाइड जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। उस केस में दोनों एल्डिहाइडों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है और दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना हो। कीटोन के साथ भी यही है, दोनों कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या दोनों में से किसी एक के पास कीटोन अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास ना हो, ये केस बन सकता है। अच्छा, अगला एल्डिहाइड और कीटोन, इसका एक मोल हो, मतलब एक मॉलिक्यूल इसका हो और एक मॉलिक्यूल इसका हो सकता है, एक मॉलिक्यूल इसका हो, एक मॉलिक्यूल इसका हो। तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में अगर वही प्रोसेस हम फॉलो कराएं तो वहां भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। द प्रोसेस विल बी क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, वी कैन से मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोल सकते हैं हम, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं या एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं। क्लियर, आओ चेक करते हैं, रिएक्शन से एक दो देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, यहां पर हम ले लेते हैं ये CH3 C डबल बॉन्ड OH और ये ले लिया है CH3 CH2 CH2। अब जरा देखो, ये दो डिफरेंट एल्डिहाइड हम ले रहे हैं, दो डिफरेंट एल्डिहाइड, और खास बात ये कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन। CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हो गया एस्टल्डिहाइड या आइपेसिनिम लिख दो। ये हो गया एथेनल, क्या हो गया बेटा, एथेनल। और ये क्या हो गया, प्रोपेनल। ये हो गया एथेनल, ये हो गया प्रोपेनल। अब आप केस समझो, इसको अगर आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको वैरायटी ऑफ कंपाउंड मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन से जो हमें एल्डोल उत्पाद मिलता है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं मिलता, मतलब एल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ अगर वैसे सोचोगे तो कुल 4 से 6 टाइप के कंपाउंड, 4 मैक्सिमम 4 बन सकते हैं। कैसे, जरा देखो जरा, एक कंपाउंड तो तब बनेगा जब इन दोनों की रिएक्शंस होगी, मतलब इसी के दो अणु, अरे भाई मोल लिए हो ना, कोई एक अणु थोड़ी ना लिए हो, वहां पर एक मोल है, मतलब एक मोल का मतलब हो गया कि इसमें ऐसे ही 6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपने इस एथेनॉल का एक मोल ले लिया, रिएक्शन में एक मोल पर्टिकुलर ले लिया, तो ऐसे ही कितने अणु मिलेंगे, 6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और ऐसे इसके मिलेंगे, ऐसे इसके मिलेंगे। तो आपके उस कंटेनर में इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके नंबर्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब भी कॉम्बिनेशन हो आपस में तो इन्हीं का हो। कॉम्बिनेशन इसके बीच में भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है, और तीसरा जो वैरायटी होगा वो इसके और इसके बीच में होगा। क्लियर है, मतलब इसके बीच में भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। और इस बेस पे देखेंगे तो एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका भी निकल सकता है और एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका भी निकल सकता है। मतलब यहां पर कुल मिला के 4 टाइप के डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। हम एक एक करके दिखा रहे हैं। हम पहले इसका दिखा रहे हैं, इसके कंपाउंड कौन से मिलेंगे। तो जो पहला कंपाउंड आपका था वही मिल जाएगा, CH3 CHOH H CH2 CHO। एक तो ये मिल सकता है। ये कब मिलेगा, जब इसी के दो अणु आपस में एल्डोल संघनन करेंगे तब। ये इसका कंपाउंड देखो, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, दिस वन CH2 COH H, यहाँ हो गया CH3, ये हो गया H, ये हो गया CHO। क्लियर है, देखो जरा, ये केस था, इसी के दो अणु, इसके दो अणु मिलेंगे तो ये बनेगा, इसके दो अणु मिलेंगे तो ये बनेगा। अब तीसरे में इसको और इसको मिलाओ, इसको और इसको मिलाओ, जिसमें से एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका हटाओ, एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका हटाओ। अगर मान लो इसका अल्फा हाइड्रोजन हटाते हो, इसका अल्फा हाइड्रोजन हटाते हो तो क्या बनेगा, देखो जरा, CH3 CH2 COH H CH2 CHO। एक तो ये बन सकता है। इसका अगर अल्फा हाइड्रोजन हटाया जाए तब क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, CH3 COH OH H, यहाँ हो गया CH CH3, ये हो गया CHO। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन हटाया हमने, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन हटाया है। ठीक,
जब इसका अल्फा हाइड्रोजन हटा है, इसका अल्फा हाइड्रोजन हटा है, तो ये मिल गया आपको, हाँ ये वाला मिल गया, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड OH, ये H नीचे आ गया, तो यहाँ इसका HCH3, HCH हो गया ना बेटा, CH3CHO एक बार। दूसरे केस में इसका अल्फा हाइड्रोजन हटा था तो CH3CH, यहाँ C डबल बॉन्ड OH था तो यहाँ सिंगल बॉन्ड OH हो गया, यहाँ H, ये वाला H यहाँ, तो कुल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कुल कितने मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। मतलब कहने का कि आपके पास जब क्रॉस एल्डोल संघनन होगा तो आपके पास वैरायटी ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें से रिएक्शंस अगर आप उस तरह देखें तो फ्रूटफुल नहीं है। फ्रूटफुल कहाँ है भाई? अरे भाई मिक्सचर्स मिल रहा है, सबका मिक्सचर्स मिल रहा है, लेकिन रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस होती है, ये कंपाउंड या ये रिएक्शंस होती है। क्लियर इतना? तो इस तरह के रिएक्शन क्या बोलेंगे हम? क्रॉस एल्डोल संघनन या क्रॉस मिक्स्ड एल्डोल संघनन। क्लियर है इतना? ये केस मिलेगा। क्लियर? ऐसे एसीटोन के साथ देख सकते हैं। हाँ, हम आपको एक बड़ा हिंट दे सकते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए क्षारीय माध्यम लेते हैं, क्षारीय माध्यम लेते हैं तो मोस्टली जो इसका हाइड्रोजन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसी का इन्वॉल्व होता है ज़्यादातर। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट सब मिलेंगे, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। ये 2 एस्टल्डिहाइड हो गए, 2 एथेनॉल के अणु हो गए, 2 प्रोपेनॉल के हो गए, एक बार एथेनॉल, एक बार प्रोपेनॉल, एक बार एथेनॉल, एक बार प्रोपेनॉल। अब इंटरचेंज हुआ है, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ है, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन मोस्टली इस मीडियम में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो छोटा एल्डिहाइड होता है उसी का अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। जो छोटा एल्डिहाइड होता है उसी का अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है मोस्टली। अदरवाइज प्रोडक्ट के केस में चारों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे अलग अलग परसेंटेज कंपोजिशन में। ठीक है, अब हम दूसरा केस देख रहे हैं, रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो जरा, अगला केस हम देख रहे हैं रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब कंपाउंड आपने लिया, बार बार, अब इसमें कब होगा? बार बार एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ये तब हो सकता है जब एक एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में दूसरा एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में हो। ज़्यादातर केस देखो तो हमने क्या लिया? 1:1। दूसरा एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड लिया, दोनों 1:1, दोनों कीटोन लिया, दोनों 1:1। चाहे मिक्स देख रहे हो चाहे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे थे तो दोनों में 1:1 चल रहा था। अगर हम रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन कराना चाहते हैं तो एक एल्डिहाइड जो है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में ज़्यादा लिया जाना चाहिए, मतलब उसका कंपोजिशन ज़्यादा होगा। क्लियर? इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को देखें, फॉर्मेल्डिहाइड जनरली एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो जनरली एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो उस तरह का उत्पाद तो नहीं मिलता है। जैसा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात हम कर रहे हैं उस तरह का कंपाउंड तो नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, चूने के पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो एल्डोल जैसा ही कोई उत्पाद मिलता है, और वो उत्पाद तब मिलता है जब उसमें रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन होती है। तब हमें एल्डोल जैसा ही कुछ उत्पाद मिलता है, और वास्तव में वो कार्बोहाइड्रेट जैसा कोई कंपाउंड होता है। ठीक है, प्रोसेस देखो, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करा दें, मतलब इसकी उपस्थिति में अपक्रिया करा दें, तो इसके जो 6 अणु जो हैं, 6 मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्शन करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन की तरह पार्टिसिपेट करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, मिलता क्या है? मिलता है ये C6H12O6। अगर आप देखें तो ये ग्लूकोज टाइप का हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज टाइप का हो गया। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। वैसे इसका नाम है फॉर्मोज। क्या नाम है बेटा? फॉर्मोज। क्या नाम है? फॉर्मोज। हम बता देते हैं आपको कैसे हुआ होगा। देखो जरा, समझो, ये देखो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड। चलो हम ऐसे दिखा रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? HCHO, इसके पास ना अल्फा कार्बन ना अल्फा हाइड्रोजन है। एक अणु ये है, दूसरा अणु देखो जरा क्या है, दूसरा अणु ये है। ठीक, प्रोसेस कैसे कराया हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, ये बेसिक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, ये एक अलग टाइप की रिएक्शंस हैं जो कि एल्डोल कंडेंसेशन की तरह मानी जा रही हैं, और ये रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन की तरह से आ रहा है। ठीक है, क्या मिलेगा? फॉर्मोज। 6 कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर। जरा देखो, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है। शिफ्टिंग दिखाओ यहाँ पर। ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ क्या आया? माइनस, यहाँ क्या आया? प्लस। ये वाला हाइड्रोजन इधर आया इसके पास, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाके शिफ्ट कर गया। क्लियर? देखो जरा क्या हुआ, H, ये हो गया बेटा H,
ये हो गया H, यहाँ क्या हो गया OH, और ये हो गया C, ये वाला कार्बन इसके साथ क्या जुड़ गया C डबल बॉन्ड OH है। अगला अगला अभी ये रिपीटेड, आगे फर्दर बढ़ रहा है, फर्दर बढ़ रहा है। देखो फिर से देखो फॉर्मेल्डिहाइड का अणु, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, थोड़ा हम नीचे करके लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया है H, ये H, ये OH, और फिर बेटा इस कार्बन पे भी OH, यहाँ H, और ये वाला पोर्शन फिर आगे क्या हो जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं। और ऐसे करते करते अगर आप देखें तो ऐसे कई बार होगा, कई बार होगा, तो क्या हो जाएगा H CH, ये हो गया OH, ठीक, OH, सब एक तरफ दिखाओ, सब एक तरफ दिखाओ। तो 1 2 3, यहाँ अगला वाला भी ये वाला OH, यहाँ OH नीचे दिखा दो, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे दिखा दो OH, तो ये हो गया OH, ये चौथा अणु आया तो ऐसे हो गया, चौथा अणु ये था, ठीक है। हम एक साथ दिखा रहे हैं, 6 कार्बन तो ले जा रहे हैं, 6 कार्बन तो ले जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया एल्डिहाइड। आपको पता है ग्लूकोज में अगर आप देखें तो पहला कार्बन क्या होता है CHO का, और लास्ट वाला कार्बन क्या होता है CH2OH। पहला कार्बन क्या होता है CHO का, लास्ट वाला कार्बन क्या होता है CH2OH। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर्मोज C6H12O6, दिस द फॉर्मोज। ये क्या है, ये कब मिला, ये रिपीटेड, इसको क्या बोलते हैं रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये रिपीटेड प्रोडक्ट है, ये रिपीटेड प्रोडक्ट है, और वास्तव में ये है क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या है रिपीटेड एल्डोल प्रोडक्ट, रिपीटेड एल्डोल प्रोडक्ट, रिपीटेड एल्डोल प्रोडक्ट। और ये है क्या, ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। हम एक केस और दिखा रहे हैं आपको, इस रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन का एक केस और देखो। जैसे मान लीजिए ये है कार्बन, ये एल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड हम दिखा दें पहले, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इससे एसिटाल्डिहाइड से। किससे, एसिटाल्डिहाइड से। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3। CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास ना अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, शिफ्टिंग होती है बार 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 शिफ्टिंग होती है। देखो जरा क्या होगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराओ तो यहाँ क्या आया माइनस, यहाँ क्या आया प्लस, ये वाला जाएगा इधर जाके जुड़ जाएगा। तो जरा जोड़ के देखो जरा क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ, ठीक है। ये शिफ्टिंग थी, यहाँ क्या हो गया देखो बेटा CH2 और ये सिंगल बॉन्ड थी, ये हो गया H तो ये हो गया OH, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं CH2OH। क्लियर, ये H, ये H और ये क्या हो गया OH। क्लियर। ये एसिटाल्डिहाइड है ना, देखो ये एसिटाल्डिहाइड है भाई CH3CH, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये CH2OH। अगली बार फिर से यहाँ पर, और अगली बार फिर से यहाँ पर, तो रिपीटेड हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो CH2OH, तो ये हो गया H, और यहाँ भी हो गया CH2OH, और ये हो गया CHO। नाउ थर्ड टाइम भी ऐसे ही होगा, ये HCHO इसके साथ अटैच होगा, तो क्या हो गया HOH CH2, ये हो गया CH2OH, यहाँ भी हो गया क्या CH2OH, और ये हो गया CHO। क्लियर। तो ये सब क्या है रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल्स हैं। किसके हैं, रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल्स हैं। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन। तीसरा केस है ये डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना, और ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी की बात हम कर रहे हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एक्सटेंशन फॉर्म है ये, यहाँ रिपीट हो रहा था, जिसमें एक रिएक्टेंट दूसरे के रेस्पेक्ट में ज़्यादा कंसंट्रेशन में था, तो बार बार रिएक्शन हो रही थी। जैसे अभी एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन देख रहे थे हम, तो एसिटाल्डिहाइड का 1 मोल था, फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल थे, रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा क्रॉस एल्डोल में एक बात और थी, अगर आप ध्यान दें तो वहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलता है, हमें मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलता है, तो हमें कोई परफेक्ट यील्ड नहीं मिलता, मतलब किसी एक एल्डोल कंपाउंड का वहाँ परसेंटेज कंपोजिशन ज़्यादा नहीं होता। ये जो रिएक्शन है डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पर आपको अगर हम कंडीशनली करें तो यहाँ पर हमें 100% एक एल्डिहाइड का यील्ड मिलेगा, मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर मिलेगा और 100% यील्ड मिलेगा।
वो कैसे हो सकता है? तो डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम करते क्या हैं, यहां इस्तेमाल करते हैं एलडीए का। एलडीए का किसका इस्तेमाल करते हैं? एलडीए का। ये क्या होता है? एलडीए जो है ये है लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड, एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड। क्लियर? लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड हम यूज करते हैं। लिथियम एमाइड ऐसा समझो आप, लिथियम एमाइड क्या है? लिथियम एमाइड का फार्मूला हो गया ये, लिथियम एमाइड का फॉर्मूला हो गया ये Li+NH2-, दिस इज लिथियम एमाइड। ध्यान से समझो, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। लिथियम एमाइड का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? एमाइड मतलब NH2- और ये Li+, ठीक, लिथियम एमाइड हो गया। अब लिथियम एमाइड में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है, इसी की जगह पर हम क्या लगाएंगे? डाई आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल का मतलब क्या है? CH3CH और फिर CH3। जैसे अगर CH3 CH2 होता तो नॉर्मल प्रोपिल होता, और ये केस क्या होता है? आइसोप्रोपिल। ये केस क्या होता है? आइसोप्रोपिल। और ये कितनी बार है? ये 2 बार है। देखो डाई लिखा है, 2 बार आइसोप्रोपिल है, 2 बार क्या है? आइसोप्रोपिल है। और इस पर चार्ज क्या है? माइनस का, और इसके साथ क्या अटैच है? Li+। तो लिथियम डाई आइसोप्रोपिल, 2 बार आइसोप्रोपिल और ये एमाइड, मतलब दोनों हाइड्रोजन हटा करके, नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन हटा कर क्या लग गया है? आइसोप्रोपिल। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये हो गया लिथियम प्लस ये हो गया बेटा आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल कितनी बार? 2 बार, और ये हो गया N-। अब Li+ उधर दिखा दो तब भी हो जाएगा। तो ये है लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड। लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड ये क्या करता है? अगर आप 2 अलग अलग एल्डिहाइड लें, क्रॉस, उसी का एक्सटेंशन केस है डायरेक्टेड, 2 अलग अलग एल्डिहाइड लें तो अभी तक उत्पाद क्या मिलता है? आपको मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर आप एलडीए के साथ लें और एक एल्डिहाइड लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड के साथ एक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराइए, तो जो इनोलेट बनता है, आपको याद होगा मैकेनिज्म में पहले स्टेप में इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो उस एक एल्डिहाइड में, मतलब पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड लाइक दैट, ये है CH3CHO, ऐसे समझो आप। क्लियर? और इसमें मिला दो क्या? एलडीए, इसमें एलडीए मिला दो, हो गया। अब जितना भी ये जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, इसका इनोलेट क्या बनेगा? इसका इनोलेट बनेगा CH2- CHO बनेगा। तो इस केस में होगा क्या बेटा? एलडीए जो है ये इस एसिटाल्डिहाइड के जितने भी अणु होंगे सबको इनोलेट के फॉर्म में बदल देगा। किस फॉर्म में बदल देगा? इनोलेट के फॉर्म में। एलडीए जो है इस एल्डिहाइड, एक ही एल्डिहाइड है, अभी सिर्फ एक एल्डिहाइड लिया है, हम करा रहे हैं क्रॉस का एक्सटेंशन फॉर्म है। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा प्रोडक्ट हो वो 100% यील्ड वाला हो, मतलब हमें मिक्स प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक टाइप का एल्डिहाइड या एल्डोल प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने क्या एक एल्डिहाइड लिया ज़्यादा मात्रा में और उसमें हमने क्या मिला दिया? एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड। अब ये एलडीए क्या करता है? इस एल्डिहाइड के सारे अणुओं को किस में बदल देगा? इनोलेट आयन में। अब उसके बाद, अब जब इनोलेट आयन बन जाए, मतलब सारे के सारे अणु क्या होगा? इनोलेट क्या है? ये 100% इनोलेट है। ये क्या है? 100% इनोलेट। अब क्या होगा? अब इसमें आप दूसरा एल्डिहाइड मिलाइए, जो सेकंड एल्डिहाइड है, जो दूसरा एल्डिहाइड है वो मिलाइए, धीरे धीरे स्लोली ऐड सेकंड एल्डिहाइड, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाइए। तो अब क्या होगा? आपको जो दूसरा वाला एल्डिहाइड होगा उसके साथ इसका एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जरा देखो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये हमने लिया है दूसरा वाला एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO। क्लियर? और इस सॉल्यूशन में एलडीए ने इस एसिटाल्डिहाइड को सबको किस में कन्वर्ट कर रखा है? किसको कन्वर्ट कर, मतलब इसके सारे अणु किस में बदल रखा है? इनोलेट में। तो अब जरा देखो, इनोलेट है, मतलब ये इनोलेट फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि जो एडिशन होगा ना, ये वाला जो संघनन होगा, ये वाला बॉन्ड का अल्फा हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला कार्बन यहाँ आएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखो, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। CH3 यहाँ एलडीए है, क्या है बेटा? एलडीए,
LDA, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा यही बनेगा, हमेशा यही बनेगा इस केस में। ये हो गया OH कि इसी का H यहाँ जाएगा, इसी का H यहाँ जाएगा। जैसे अगर आप ना लेते, आप ऐसे समझिए, अगर ना लेते आप, अगर आप ना लेते तो यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन हट सकता था, यहाँ से भी हट सकता था। तो इसी केस में आपको 4 प्रोडक्ट मिलते, 2 बार इसका, 2 बार इसका, 1 बार इसका और 1 बार मतलब 1 बार इसका अल्फा हाइड्रोजन, 1 बार इसका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जो हमने क्रॉस में बताया था। लेकिन अगर आप LDA का इस्तेमाल कर रहे हैं अलॉन्ग विद 1 एल्डिहाइड, तो इस एल्डिहाइड के जितने भी अणु होंगे सब किस रूप में हो जाएंगे, इनोलेट के फॉर्म में, और ये दूसरे एल्डिहाइड के मतलब कार्बन के साथ जाकर के नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो गया, यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया CHO। तो ये जो कंपाउंड मिलेगा बेटा, ये 100% ईल्ड वाला होगा, मतलब इसमें दूसरा कोई एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। इस केस में अगर हम LDA का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा कोई एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। हमें प्रोडक्ट 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेने के बावजूद भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल एल्डोल प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो ये था डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक केस समझो, एक बात हम और दिखा रहे हैं, एक रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा केस अलग है लेकिन देखिए आप इसे। अगर एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर दिया जाए, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर दें तो एक दूसरा कंपाउंड मिलता है। गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, मेसिटिलीन। क्या मिलता है, मेसिटिलीन। ध्यान रखिएगा, एसीटोन से मेसिटिलीन पूछा गया है, मेसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, मेसिटिलीन। ठीक, मेसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, मेसिटिलीन का फॉर्मूला होता है ये, मेसिटिलीन का फॉर्मूला ये होता है, बेंजीन पर 3 बार CH3 लगाओ अल्टरनेट, बेंजीन पर 3 बार CH3 लगाओ अल्टरनेट। तो ये हो गया 135 1 2 3 4 5 135 ट्राई मेथिल बेंजीन। इसी का नाम क्या है, मेसिटिलीन। ये कब बनता है, जब आप एसीटोन को ये है बेटा मेसिटिलीन, जब आप एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा मेसिटिलीन। प्रोसेस देख लो जरा, ये एसीटोन का एक अणु, ध्यान से देखो इसे, एसीटोन ये हो गया CH और ये हो गया CH2। देखो CH3 लिखा हुआ है, ऐसे दूसरा अणु डबल बॉन्ड, ये हो गया CH3, ये हो गया CH और ये हो गया H2। ऐसे तीसरा अणु, ये हो गया CH H2, ये CH3 और ये हो गया डबल बॉन्ड। बात समझ रहे हैं, ये हो गया। अब जरा केस देखो, एसीटोन का एक अणु ये है, एसीटोन का एक अणु ये है, एसीटोन का एक अणु ये है। देखो इसका O, इसका H2, इसका O, इसका H2 और इसका O, इसका H2, OH2 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 अलग हो गया। अब देखो जरा क्या हुआ, ये है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। रेशन देखो जरा, कार्बन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन। देखो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन। इस कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड टूट रहा है ना, इस कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल, फिर डबल, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ भी क्या होगा, डबल। देखो जरा यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 ये हो गया। इस कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है, यहाँ लगा है CH3, इसके साथ यहाँ CH लगा है तो यहाँ CH लगा दो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ये लग गया। इसी कार्बन के साथ लगा है क्या, CH3, इस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या लगा हुआ है, CH, इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लगा है, CH3, यहाँ है सिंगल बॉन्ड और ये है CH, कि क्या हुआ, ये है, और इस कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये है। अल्टरनेट देखो, CH3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो इसी को आप क्या लिखते हो, बेंजीन, इसी को क्या लिखते हो, बेंजीन। ये लगा दो, गोला बना दो, यहाँ कर दो CH3 और ये CH3, या इसको इस तरह से, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इस तरह से दिखा दो बॉन्ड, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस इज 135 ट्राईमेथिल बेंजीन, दिस इज नोन एज मेसिटिलीन। तो ये एसीटोन से मेसिटिलीन बन रहा है,
कब? ये भी एक टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन ही है जिसमें हमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है। तीन पानी के अणु निकले हैं, 1, 2 और 3, यहाँ से 3 पानी के अणु निकल गए और क्या मिल गया? मेसिटिलीन, साइक्लिक कंपाउंड मिल गया। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन फॉर बोर्ड प्रिपरेशंस, जो बोर्ड प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, उसके अलावा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन, डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में चर्चा की है। अलॉन्ग विद मैकेनिज्म, रिएक्शंस को प्रॉपर समझिएगा। डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिए। दूसरा क्वेश्चंस हमने पूछा था जो शुरू के पार्ट में ही क्वेश्चन पूछा है, आप उसके जवाब जरूर देखिए, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और डाउट हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।